इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at axial line of electric dipole. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हेडिंग डालो बेटे। तो मैं कह रहा हूं बोर्ड पॉइंट से ना, जो मैं डाइपोल के आर्टिकल करवाऊंगा ना, जो थ्योरी में मैं डेरिवेशन करवाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट से ध्यान रखना है। तो डेरिवेशंस पे ध्यान देना है पहले, तो फिर इनके रिजल्ट्स तो क्वेश्चन में आगे चल के हम यूज करेंगे ही, कल के लेक्चर में फिर इनके हम क्वेश्चंस करेंगे। आज डेरिवेशंस की बात करता हूं पहले मैं। तो जैसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बताया था मैंने कल आपको कि भाई मान लो एक चार्ज है माइनस क्यू, एक है प्लस क्यू, कोई ए पॉइंट पर रख दिया, बी पॉइंट पर रख दिया, ए बी मान लो 2L है, ए बी इज इक्वल टू 2L। तो इसने बोला भी इसकी एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट ले लो। जैसे मान लीजिए मैंने एक पॉइंट सी ले लिया इसकी एक्सियल लाइन पर, तो एक्सियल लाइन पर मैंने एक पॉइंट सी ले लिया। आपको बोलेगा भाई इस डाइपोल के कारण इस सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बता दो। देखो ठीक है, डेरिवेशन एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक डाइपोल की है, बट डेरिवेशन का जो मेथड है कोई नया नहीं है। जैसे पहले हमने दो या दो से ज्यादा चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, वही सेम काम करना है। डाइपोल क्या है? दो चार्ज का कॉम्बिनेशन है। एक बार एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, फिर दूसरे की निकाल लो। अगर वो सेम डायरेक्शन में आ जाए तो ऐड कर दो, अपोजिट आ जाए तो सब्ट्रैक्ट कर दो, और अगर किसी और एंगल पर आ जाए तो वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट निकाल दो। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है कि आपने कोई नया काम नहीं करना, सिंपल आप दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो यहां, और दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसका वेक्टर सम कर दो। ठीक, प्रॉपर डायरेक्शन को ध्यान देते हुए। देखो देखो बेटा, मैं डेरिवेशन कर रहा हूं। जैसे मान लो डाइपोल का सेंटर है ओ, ओ इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। मान लीजिए ये डिस्टेंस है एक्स, सेंटर से एक्स डिस्टेंस है, मुझे इस पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, एक बार प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा, एक बार माइनस क्यू की निकाल लूंगा, और विद डायरेक्शन देखते हुए उनको प्रॉपर्ली ऐड कर दूंगा। ठीक, तो भाई देखो मुझे प्लस क्यू की निकालनी है, तो ये डिस्टेंस चाहिएगा। देखो मैंने ए बी माना है 2L, ए बी 2L माना है, तो सेंटर तक का माने एक्स, तो मेरे हिसाब से तो ये होगा एक्स माइनस एल। ध्यान से देखो, क्योंकि ये डिस्टेंस यहां तक का एल हो जाएगा, यहां तक का भी एल हो जाएगा, टोटल 2L माना है। कल मैंने कहा था कि टोटल डिस्टेंस हम 2L लिखेंगे, क्योंकि आगे चल के हमें डिस्टेंस हाफ करना पड़ेगा। तो ये हाफ डिस्टेंस एल है, तो ये बच गया एक्स माइनस एल। एक मुझे ये डिस्टेंस चाहिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एल, क्योंकि सेंटर ये एल है, ये एल है, तो सेंटर तक का एक्स माना मैंने। तो अब मैं प्लस क्यू और माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के वेक्टर सम करने वाला हूं। तो ये जो प्लस क्यू है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, ये अपने से अवे प्रोड्यूस करेगा। मैं प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड को इवन बोल रहा हूं, इवन। इस प्लस क्यू के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैंने इवन बोल दी। तो आपको से उम्मीद करता हूं कि मुझे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर की जगह ये डिस्टेंस आएगा मेरा, क्योंकि मुझे प्लस क्यू का सी से डिस्टेंस चाहिए, तो वो एक्स माइनस एल है, तो वो बनेगा के क्यू बाय एक्स माइनस एल का स्क्वायर, के क्यू बाय एक्स माइनस एल का स्क्वायर। तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की, और अवे फ्रॉम प्लस चार्ज होगी, ये वैल्यू आ गई। फिर मैं निकालूंगा माइनस क्यू की इस सी पॉइंट पर। जब माइनस क्यू की निकालूंगा तो डिस्टेंस ये चाहिए मुझे एक्स प्लस एल। आपको पता है नेगेटिव चार्ज खुद की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। और नेगेटिव चार्ज जो है दूर है इससे, सी से, तो वो कम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। तो E2 की वैल्यू के क्यू ओवर एक्स प्लस एल का स्क्वायर। तो ये E1 E2 आ गई। जब मैं माइनस क्यू का डिस्टेंस लूंगा तो मैं लूंगा ए से, तो एक्स में एल ऐड होगा, एक्स के अंदर एल ऐड होगा, 2L ऐड नहीं होगा, एल ऐड होगा। तो देख लो यहां तक का एक्स है, यहां तक का एक्स है, तो यहां तक का क्या हुआ, एल ऐड हुआ, और ये डिस्टेंस भी एल है। अब समझ में आना चाहिए। अब मैंने E1 E2 निकाल दी, E1 इसमें ज्यादा है, E2 कम है, तो E1 में नीचे x माइनस एल से डिवाइड करके, E2 में ऊपर नीचे x प्लस एल से डिवाइड करके है। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट आएगा वो E1 की तरफ आएगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी टुवर्ड्स E1, इधर आएगी, इधर आएगी टुवर्ड्स E1। मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल रहा हूं EA, एक्सियल के लिए EA बोल दिया मैंने, एक्सियल के लिए EA।
तो ये जो ई ए है, ये रिजल्टेंट है वो E1 माइनस E2 के बराबर है, दैट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ये E1 E2 लिखिए, सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ गया अपना। तो एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू एक्स माइनस एल का स्क्वायर माइनस के क्यू ओवर एक्स प्लस एल का स्क्वायर। के क्यू कॉमन ले लो इसमें, तो एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू, यहां मैं एलसीएम ले लूं साथ साथ या अलग से लिख देता हूं, चलो अगले स्टेप में लिख दूंगा क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है भाई। -1 ओवर एक्स प्लस एल का स्क्वायर। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको इसमें एलसीएम लेना आता है ब्रैकेट के अंदर। तो ई एक्सियल विल बी इक्वल टू के क्यू। एलसीएम क्या बनेगा भाई इसका, मैं उम्मीद करता हूं आपको एलसीएम लेना आता है, तो एलसीएम में डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एलसीएम आएगा इसका एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, ऊपर ही आएगा। उसको सब ब्रैकेट खोल के सब्ट्रैक्ट करना है मुझे। तो ई एक्सियल इज इक्वल टू के क्यू, नीचे आया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर आया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का 2xl। अब इसमें से ऊपर देखो, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कटेगा, एल स्क्वायर के साथ एल स्क्वायर कटेगा। ऊपर आप ध्यान से देखो 2xl यहां है, 2xl यहां है, तो मैं इसको लिख सकता था ई एक्सियल इज इक्वल टू के क्यू 4xl ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा। देखो ये है 4xl, मैं इसको तोड़ लेता हूं भाई, इसको यूं लिख लूं के क्यू 2l इंटू 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने 4xl को तोड़ दिया 2l इंटू 2x, 2l इंटू 2x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो अब ये देखो q इंटू 2l, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। कल मैंने बताया था ये होता है डाइपोल मोमेंट p के बराबर, दिस इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट p। तो मैं इसको लिख सकता था 2kpx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से आ गई ई एक्सियल इज इक्वल टू 2kpx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ई एक्सियल आ गई अपनी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला है। डेरिवेशन देखो ध्यान से, मेरे ख्याल से तो आसान है, कंसेप्चुअली कोई नई बात नहीं। एक बार पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, एक बार नेगेटिव की निकाल लो और वेक्टर सम कर दो। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के वेक्टर सम कर दो। ये था मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जो स्पेशल पॉइंट है इसके ध्यान देने वाले वो नोट कर लो। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, सेंटर ओ था और यहां मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। ये डिस्टेंस x था, डिस्टेंस मैंने सेंटर से लिया हुआ था। कई बार जानबूझ के ना डिस्टेंस चेंज कर देता है, तो उसके बेस पर फिर कई बार दिक्कत आती है बच्चों को। तो डिस्टेंस सेंटर से है यो। तो अब देखो यहां मैंने बताई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आई ई ए, वैल्यू आपने बता दी 2kpx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ई ए की वैल्यू आई थी। अब इसमें ये बताओ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या थी। ध्यान होगा तो कल मैंने डाइपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन बताई थी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव बताई थी, और ये बाई कन्वेंशन थी, कोई रीजन नहीं था भी क्यों है, सीधा बता रहा भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी विद इन द डाइपोल, डाइपोल के अंदर। तो एक तो ये देखो भी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के साथ एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। डाइपोल मोमेंट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक्सियल लाइन पर पॉइंट लिया, बाहर डाइपोल से बाहर पॉइंट लिया और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, इसकी डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम है। तो मैं इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूं लिख सकता था, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2kp वेक्टर x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में। मतलब ई वेक्टर, ई एक्सियल और p सेम डायरेक्शन में है, तो वेक्टर फॉर्म में यूं लिखा जा सकता है इसको। कई बार वेक्टर फॉर्म पूछी जा सकती है।
अच्छा देखो, पॉइंट मैंने यहां लिया, ये डायरेक्शन आ गई। अगर मैं ये पॉइंट इधर लेता ना, इधर लेता, मान लो मैं इस पॉइंट की बजाय, सी की बजाय यहां कोई डी पॉइंट लेके यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता, तो इसके ऊपर भी डायरेक्शन सेम आती। रिजल्टेंट इधर ही आना था, ध्यान रखना है, रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आना था। ये पॉइंट नोट करना है। मतलब डाइपोल के बाहर अगर पॉइंट है ना, डाइपोल के बाहर पॉइंट है, तो चाहे वो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के नजदीक है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज के नजदीक है, रिजल्टेंट आएगा पी की डायरेक्शन में। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पी की डायरेक्शन में आएगी। इतना तो मेरे ख्याल समझ में आ गया कि ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है। मैंने कहा यहां पर भी यही आएगी। यहां पर ये क्यों आएगी? क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यहां नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, पॉजिटिव की कम होगी, तो रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। लेकिन कई बार ना बुक्स में गलती लिखी होती है, नेहा ने पूछा मेरे से कि भाई ये डायरेक्शन सेम कैसे आ गई। वो इस तरह आगे मैं बता देता हूं, एक बार मैं बता देता हूं। देखो बेटा, इस पॉइंट पर भी डायरेक्शन पी वाली आएगी। इस पॉइंट पर पी वाली डायरेक्शन क्यों आएगी वो देखो एक बार। देखो यहां मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता तो नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता वो अपनी तरफ प्रोड्यूस करता। नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E2 कह रहा हूं, नेगेटिव वाली को मैं E2 कह रहा हूं। वहां पर भी मैंने नेगेटिव वाली को E2 कहा था। पॉजिटिव दूर है, पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव यहां E1 प्रोड्यूस करता है इधर। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो अपने से अवे कर रहा है, नेगेटिव अपनी तरफ कर रहा है। नेगेटिव नजदीक होने के कारण, नेगेटिव नजदीक होने के कारण ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो नेगेटिव यहां ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और नेगेटिव अपनी तरफ करेगा। तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू कम होगी। ये पॉजिटिव की है ये वाली, और ये नेगेटिव की है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट इधर आया, रिजल्टेंट इधर आया। तो एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो आई वो इन द डायरेक्शन ऑफ पी आई। इधर देख लो चाहे उधर देख लो, चाहे पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के नजदीक हो चाहे पॉइंट नेगेटिव चार्ज के नजदीक हो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नियर टू इन द डायरेक्शन ऑफ पी, पी की डायरेक्शन में होगी। मेरे ख्याल से क्लियर हो जानी चाहिए बात इस एग्जांपल से जो मैंने समझाया अब। लेकिन मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं, जो पॉइंट है वो थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपने कि देखो ये जो दोनों पॉइंट है ना, दोनों पॉइंट, ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, दोनों डाइपोल से बाहर हैं। दोनों पॉइंट डाइपोल से बाहर हैं, तो ई एक्सियल और पी सेम डायरेक्शन में है। लेकिन अगला जो पॉइंट बताना चाहता हूं, एक बच्चे ने वो लिख भी दिया है बीच में पहले। एक पॉइंट अगर डाइपोल के अंदर हो, डाइपोल के अंदर पॉइंट अगर हो, फिर क्या करें? मान लो डाइपोल के अंदर कहीं भी ले लो आप, चाहे मान लो जैसे यहां पॉइंट ले लो या यहां ले लो, कहीं ले लो, डाइपोल के अंदर कहीं ले लो आप, आपकी मर्जी है। अगर डाइपोल के अंदर पॉइंट ले लो तो नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव चार्ज अपने से अवे करेगा। तो डाइपोल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो इन दोनों के सम के बराबर आई। और ये देखो रिजल्टेंट इधर आओगा, रिजल्टेंट इधर आओगा, रिजल्टेंट इधर आओगा, पी तो इधर था, तो पी और ये रिजल्टेंट जो होगा वो अपोजिट आए, पी और ये रिजल्टेंट अपोजिट आए। तो इसका मतलब होगा कि अगर डाइपोल के अंदर पॉइंट लिया जाए, डाइपोल के अंदर पॉइंट लिया जाए, ये पॉइंट नोट करना है, इसमें बच्चे गलती करेंगे। आमतौर पर बुक्स में पता क्या लिखा होता है, या स्कूल में टीचर क्या बता देगा आपको, स्कूल टीचर क्या कहेगा, या बुक्स में, नॉर्मल बुक्स में पता क्या लिखा होगा, वो ये लिखा, वहां ये लिखा मिलेगा कि एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम होती है, ये लिख दिया जाता है या बता दिया जाता है। आपको ऐसा नहीं बोलना, आपने करेक्शन करनी है। आपने कहना कि अगर पॉइंट डाइपोल के बाहर हो ना, तब ई एक्सियल और पी सेम डायरेक्शन में होते हैं। अगर पॉइंट डाइपोल के अंदर हो तो ई एक्सियल पी के अपोजिट होती है। बुक्स में क्यों लिख दिया जाता है? बुक्स में इसलिए लिख दिया जाता है क्योंकि आमतौर पर जो आज तक क्वेश्चन आए हैं वो ज्यादातर डाइपोल के बाहर पॉइंट लेके आए हैं। डाइपोल के बाहर पॉइंट लेके चीज पूछ ली आपने, और वहां तो ई एक्सियल और पी सेम डायरेक्शन में आने हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के अंदर पूछ ले तो भाई, तो अंदर पूछ लेगा तो ई एक्सियल और पी अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में नहीं है। और अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के सम के बराबर है, बाहर वाले पॉइंट पर सब्ट्रैक्शन के बराबर है। ये पॉइंट याद रखना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। मैंने कहा ना भी आमतौर पर जो बच्चे गलती करते हैं वो आपने नहीं करनी, तो वो ध्यान रखना कि अंदर वाला जो पॉइंट है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के सम के बराबर है और पी के अपोजिट है। पॉइंट अगर बाहर हो तो ई एक्सियल पी के डायरेक्शन में होती है।
ये पॉइंट मैं जो मेन चीज बताना चाह रहा था, तो ये ध्यान देनी है। वो पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल से मेरा मतलब है कि जिस डाइपोल के चार्जेस बहुत नजदीक हों इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट। जैसे चार्जेस बहुत नजदीक नजदीक रखे हो ना, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल, छोटा डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल। जैसे इसमें ये एक्स था अपना, शॉर्ट डाइपोल का मतलब एक्स ग्रेटर देन एल, एक्स ग्रेटर देन एल दे रखा हो, तो ऐसे डाइपोल को बोलेंगे शॉर्ट डाइपोल। तो उसमें पूछ लेगा भाई, जैसे शॉर्ट डाइपोल की अपने यहां, शॉर्ट डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही पूछी जाती है, अंदर नहीं पूछी जाती शॉर्ट डाइपोल के, क्योंकि डिस्टेंस कई बार तो मेंशन ही नहीं होता अंदर बड़ा, तो बस पी दे देगा। तो शॉर्ट डाइपोल के बाहर यहां पॉइंट पूछ के इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, तो इसका सोल्व करो। इसमें एक्स के कंपैरिजन में एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो। आप इस एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करोगे तो ई एक्सियल वो बनेगी 2kpx बाय एक्स की पावर 4। नीचे एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर लोगे आप तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी, एक एक्स की पावर कट जाएगी, तो ई एक्सियल हो जाएगी 2kp ओवर एक्स क्यूब, शॉर्ट डाइपोल की। ये फार्मूला याद रख लेना चाहिए, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, फार्मूले के ऊपर बेस्ड। अगर शॉर्ट डाइपोल हो तो ये केस है, शॉर्ट डाइपोल नहीं हो तो मेन केस ये है। शॉर्ट डाइपोल तो एक स्पेशल केस है भाई, जरूरी नहीं कि हर बार डाइपोल शॉर्ट ही हो, तभी तो मैंने पहले जनरल केस करवाया है। शॉर्ट डाइपोल होगा तो ये हो जाएगा, उस केस में एक्स लेसर देन एल बोला जाएगा, लेकिन हमेशा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये भी केस बन सकता है। तो इसमें जो ध्यान देना है ना वो ये है कि ई एक्सियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब है, एक्स की पावर 3 है, ये पॉइंट है इसमें काम का, जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब ये होगा कि जैसे ये डिस्टेंस की क्यूब के इनवर्सली है। आप मुझे बताओ, ये डाइपोल की इलेक्ट्रिक, शॉर्ट डाइपोल की बात कर रहा हूं मैं, शॉर्ट डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस की क्यूब के इनवर्सली आ गई, ठीक है। सिंगल चार्ज की जो थी वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली थी, शॉर्ट डाइपोल की आ गई डिस्टेंस की क्यूब के इनवर्सली, और सिंगल चार्ज की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली। ठीक है, बात कर रहा हूं मैं। तो अगर मैं डाइपोल के केस में डिस्टेंस को डबल कर दूं, शॉर्ट डाइपोल के केस में डिस्टेंस को डबल कर दूं, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 8 गुना कम हो जाएगी? एक्स को मैं डबल कर दूं, अगर मैं एक्स को डबल कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 8 गुना कम हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, क्योंकि एक्स का क्यूब है, एक्स का क्यूब है। तो डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए शॉर्ट डाइपोल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 8 टाइम्स कम हो जाती है। अगर डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए तो 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है, मतलब 8 टाइम्स हो जाती है, इंक्रीज नहीं, न्यू वैल्यू विल बी 8 टाइम टू द इनिशियल। डिस्टेंस डबल करेंगे तो न्यू वैल्यू विल बी 8 टाइम लेस देन द इनिशियल। लेकिन वही चीज अगर मैं सिंगल चार्ज के केस में देखूं, एक पॉइंट चार्ज के केस में देखूं, उसमें अगर मैं डिस्टेंस डबल कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स कम होगी। अगर सिंगल चार्ज उसकी थी आर स्क्वायर के इनवर्सली, इसकी है एक्स क्यूब के इनवर्सली। ये पॉइंट ध्यान देना, इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं कि डिस्टेंस डबल कर दें, रेशो बताओ, ये बताओ, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्या मैं ये कह सकता हूं, दूसरा क्वेश्चन देखो, एक मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जैसे मैंने शॉर्ट डाइपोल में डिस्टेंस डबल करा, इलेक्ट्रिक फील्ड 8 गुना घट गई। सिंगल चार्ज के केस में डिस्टेंस डबल करा, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना घट गई। सिंगल चार्ज में 4 गुना घटेगी, डाइपोल के केस में 8 गुना घटेगी अगर डिस्टेंस को डबल करा जाओ तो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस डाइपोल का ज्यादा हुआ, तो ये पॉइंट नोट कर लो, लिख लो। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ये पॉइंट काम का है। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस इज ग्रेटर फॉर शॉर्ट डाइपोल इन कंपैरिजन टू सिंगल चार्ज। क्या बोला मैंने? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज ग्रेटर इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल विद रिस्पेक्ट टू सिंगल पॉइंट चार्ज इन कंपैरिजन टू सिंगल पॉइंट चार्ज। सिंगल पॉइंट चार्ज के साथ कंपेयर किया जाए तो शॉर्ट डाइपोल में रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों में अगर डिस्टेंस डबल करके देखा जाए तो डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड 8 गुना घट जाती है, सिंगल चार्ज में 4 गुना घटती है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। और रेट ऑफ चेंज किसी भी चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो किसी चीज का, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसको कहते हैं ग्रेडियंट। उसे क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज मोर फॉर शॉर्ट डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज मोर फॉर या ग्रेटर फॉर शॉर्ट डाइपोल इन कंपैरिजन टू सिंगल पॉइंट चार्ज। सिंगल पॉइंट चार्ज के कंपैरिजन में डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट ज्यादा होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस डाइपोल के केस में ज्यादा होगा
अगर उसको सिंगल चार्ज से कंपेयर किया जाए तो। ये पॉइंट जरूर याद रखना आपने, इस पर क्वेश्चंस आ सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन, सिंगल चार्ज के साथ, अरे एक होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन डिस्टेंस, पूरा लिख देता हूं मैं। यह है डाइपोल के लिए, डाइपोल के लिए इज ग्रेटर देन चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय चेंज इन डिस्टेंस, ये सिंगल चार्ज के लिए। तो डाइपोल के लिए ये वैल्यू ज्यादा है, ये बताया मैंने भाई, डाइपोल के लिए वैल्यू ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज और डिस्टेंस का चेंज एक तो बार तो डाइपोल में करके देखो, एक बार सिंगल चार्ज में करके देखो। डाइपोल में डिस्टेंस डबल कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 8 गुना और सिंगल चार्ज में डिस्टेंस डबल कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना घटी। तो चेंज किस में ज्यादा आया? इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज। मैं कह रहा हूं डेरिवेशंस पर पूरा ध्यान दो, पहले क्वेश्चंस के ऊपर। मैं कल क्वेश्चंस होंगे, आज तो डेरिवेशन चल रही है ना, तो डेरिवेशन समझो। तो भाई ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। लेट ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये ओ। ये डिस्टेंस है सेंटर से एक्स, सेंटर से देखो मैं जो डिस्टेंस ले रहा हूं ना वो सेंटर से ले रहा हूं। ये पॉइंट भी जरूर नोट करना आपने। नॉर्मली तो आपको डिस्टेंस सेंटर से दिए जाते हैं, डेरिवेशन में तो मैं सेंटर से ही लेके चलूंगा, बुक्स में भी आपको सेंटर से ही मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन में डिस्टेंस आपको देख लेनी चाहिए कहां से दिए, इसलिए फार्मूला रटना, वो फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब डिस्टेंस सेंटर से हो। अगर डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से दे देना फिर ध्यान रखना चाहिए आपको कि क्या चेंज होगा फिर मेरा। नॉर्मल डेरिवेशन में सेंटर से डिस्टेंस लेके किए जाते हैं। तो भाई ए बी को मैं लिख देता हूं 2l, ए बी इज इक्वल टू 2l। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस l हो गया, ये डिस्टेंस भी l हो गया। अब इसने कहा भी ये इक्वेटोरियल लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट है सी, ये पॉइंट हो गया, और डाइपोल के कारण सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो जी। इसने बोला इस सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो ड्यू टू डाइपोल। तो बेटा मुझे सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी अपन ए से सी की और बी से सी की, इन दोनों डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। ए से सी और बी से सी दोनों डिस्टेंस ही है। मैं इसको आर नाम दे देता हूं, इसको भी आर नाम दे देता हूं। उम्मीद करता हूं आप ट्रायंगल से आर निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू बनेगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आर की वैल्यू बनेगी। अब मैंने कहा मुझे तो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए सी पॉइंट पर, तो क्या करना चाहिए मुझे बताओ, क्या करूं? डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, मैंने कहा कोई नई बात थोड़ी नहीं है, जो पहले हम निकाल रहे थे वही चीज है। डाइपोल क्या चीज है? दो चार्ज का कॉम्बिनेशन तो है, और क्या बड़ी बात है इसमें। तो करना क्या पड़ेगा, एक बार पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, एक बार नेगेटिव की निकाल लो, वेक्टर सम कर दो, आंसर आ गया। आपको ये पता भी पॉजिटिव जो होगा, जैसे मैं पॉजिटिव की निकालूंगा तो पॉजिटिव अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव इधर हो जाएगी। पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोल रहा हूं E1, पॉजिटिव अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, नेगेटिव खुद की तरफ प्रोड्यूस करेगा, इसको बोल देता हूं E2। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 बोल दिया, पॉजिटिव वाली को मैंने E1 बोल दिया। नेगेटिव ने खुद की तरफ प्रोड्यूस की, पॉजिटिव ने अपने से अवे करी। मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। जो मुझे दिख रहा है इसमें E1 E2 इक्वल है, क्योंकि दोनों चार्ज की वैल्यू बराबर है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, मतलब डिस्टेंस बराबर है, दोनों आर से डिस्टेंस। तो E1 E2 क्या होंगे? के क्यू बाय आर स्क्वायर, दोनों डिस्टेंस के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसके बाद हम इसको दोनों डिस्टेंस बराबर हो गए, चार्ज बराबर थे, वैल्यू इक्वल होगी। अब मुझे इनका रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट के लिए मैं एक बार ये एंगल कंसीडर करता हूं। लेट दिस एंगल इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा। इस एंगल को मैं थीटा ले लेता हूं, इसको थीटा ले लेता हूं। मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना भाई। देखो उसके लिए मैं ऐसा करता हूं, एक लाइन ड्रा करता हूं, एक लाइन ड्रा की, और ये लाइन जो है ना, ये एक्सियल लाइन के पैरेलल मान लेना, एक्सियल लाइन के पैरेलल। मुझे कंपोनेंट निकालना है इसलिए मैंने लाइन कंसीडर कर दी। तो ये लाइन एक्सियल लाइन के पैरेलल है, ये एंगल थीटा लिया मैंने, ये एंगल थीटा लिया, तो ये एंगल थीटा तो ये थीटा हो जाएगा भाई, अल्टरनेट एंगल है। ऐसे ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, बोलो बेटा। तो ये एंगल थीटा, ये भी थीटा हो गया अपना। अब मुझे E1 ये समझ में आया होगा, अल्टरनेट एंगल और इसकी हेल्प से। अब मैं E1 E2 को रिजोल्व कर लूं, पहले E1 को रिजोल्व करूं, यहां कंपोनेंट आएगा
E1 cos थीटा, ऊपर कंपोनेंट आएगा, क्या लिखूं, E1 sin थीटा। E1 E2 मैंने रिजोल्व कर लिए, E2 को रिजोल्व कर रहा हूं तो E2 इधर आएगा, E2 cos थीटा, E2 नीचे आएगा, E2 sin थीटा। तो ये मैंने कंपोनेंट्स निकाले, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। तो अब मैं इन कंपोनेंट्स को देखूं मैं, तो E1 cos sin थीटा और E2 sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे। E1 sin थीटा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कैंसिल। अरे बोलो बेटा, तो अपना ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल, तो इन दोनों के बराबर रिजल्टेंट आ गया, इन दोनों के बराबर रिजल्टेंट। तो ई इक्विटोरियल वो बन गई भाई E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। लेकिन E1 E2 इक्वल हैं, तो मैं इसको लिख लूं ई इक्विटोरियल इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा। E2 की जगह मैं E1 लिख रहा हूं क्योंकि बोथ आर इक्वल, तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूं 2E1 cos थीटा। अब मुझे E1 की वैल्यू पता है, cos की वैल्यू निकाल लूं मैं एक बार, cos की वैल्यू खुद ही बता दो तुम, cos की वैल्यू क्या होगी। देखो ये थीटा है, ये L बेस हो गया, ये था R, इसका नाम क्या था R, तो X क्या हो गया, X बाई सॉरी L बाई R। cos की वैल्यू क्या L बाई R होगी, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज R है, बेस L है, इधर वाले ट्रायंगल ले रहा हूं मैं। अब इसमें E1 की वैल्यू ऊपर से, cos की वैल्यू ये लिख दी मैंने, तो E इक्विटोरियल आ जाएगा अपने पास 2KQ बाय R स्क्वायर L बाई R। इसको मैं ये लिख दूं E इक्विटोरियल KQ 2L R क्यूब, और इसमें देखो Q इंटू 2L, Q इंटू 2L P हो गया, R की वैल्यू ये लिख रखी है आपने अंडर रूट के साथ, तो मैं इसमें R की वैल्यू भरूंगा, Q इंटू 2L की जगह P लिखूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा E इक्विटोरियल KP ओवर एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ जाएगा KP ओवर एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। Q इंटू 2L की जगह P भर दिया मैंने, R की वैल्यू पुट कर दी, तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया अपना। देखो आसान है, इसमें मैंने ये समझाने की कोशिश की भी, एक बार पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, एक बार नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, और दोनों का वेक्टर सम कर दो, दोनों का वेक्टर सम कर दो, कंपोनेंट ले लो, दो कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, साइन वाले और कोस वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये आसान जरूर है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डाइपोल की 4 डेरिवेशन होंगी टोटल, 5 बल्कि 5 डेरिवेशन। लगभग हर साल क्वेश्चन आता है डाइपोल पर, डाइपोल पर लगभग हर साल मैं कह रहा हूं क्वेश्चन आता है भाई, चाहे एक्सियल लाइन का है, डाइपोल का है, इक्वेटोरियल का है, भाई टॉर्क का है, पोटेंशियल एनर्जी का, वर्क का, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसलिए इन चीजों को लाइटली मत ले लेना, इनके मतलब कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट, और डेरिवेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, इसलिए मैं थोड़ा जोर लगा रहा हूं इसके ऊपर। चलो एक चीज बताओ मेरे को फिर, अब तुम बता दो, तो तुम इतना मैं मान ले रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ रही चीजें। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या थी, मेरे हिसाब से तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये थी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। अब ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये थी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आई, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई, क्योंकि इन दोनों के सम के बराबर है। तो क्या ये दोनों अपोजिट हुए, इक्विटोरियल लाइन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई, इन दोनों की तरफ रिजल्टेंट इधर आया, क्या ये पी के अपोजिट है। तो अगर ये पी के अपोजिट है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हमें लिखना हो, वेक्टर फॉर्म में, तो ई इक्विटोरियल इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू माइनस के पी वेक्टर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ जाएगा। माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि P और E अपोजिट डायरेक्शन में है। इक्विटोरियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं निकालो, पॉइंट कहीं ले लो, अगर वो पॉइंट इक्विटोरियल लाइन के ऊपर है तो P और E हमेशा अपोजिट होंगे। इक्विटोरियल लाइन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा P के अपोजिट होगी। एक्सियल लाइन वाले के बारे में मैंने बता दिया था कि पॉइंट अगर बाहर हो तो सेम डायरेक्शन में, अंदर हो तो अपोजिट। क्लियर। तो ये अपने ध्यान देना कि डायरेक्शन क्या होंगी, इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने ध्यान देना। अब इसमें शॉर्ट डाइपोल का केस आ जाएगा। शॉर्ट डाइपोल में भाई कंडीशन लगा लो, लेट x ग्रेटर देन L। अगर x ग्रेटर देन L हो, उस केस में आप यहां L स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दो, L स्क्वायर को। अगर L स्क्वायर को नेगलेक्ट करोगे तो E इक्विटोरियल इज इक्वल टू के पी ओवर, नीचे मेरे ख्याल से तो एक्स क्यूब आ गया।
ये ई इक्वेटोरियल भी देखो ध्यान से, ये भी एक्स क्यूब के इनवर्सली है। तो अगर शॉर्ट डाइपोल आप ले लो तो पॉइंट चाहे एक्सियल लाइन पर हो चाहे पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर हो, अगर शॉर्ट डाइपोल ले लो चाहे पॉइंट एक्सियल लाइन पर हो चाहे इक्वेटोरियल लाइन पर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस की क्यूब के इनवर्सली आएगी। एक्सियल लाइन वाली भी डिस्टेंस की क्यूब के इनवर्सली थी और भाई इक्वेटोरियल वाली भी डिस्टेंस की क्यूब के इनवर्सली थी इफ डाइपोल इज शॉर्ट डाइपोल। ठीक, तो शॉर्ट डाइपोल में ये पॉइंट याद रखना है कि एक्स की क्यूब के इनवर्सली है। लेकिन अगर एक चीज और देखो, शॉर्ट डाइपोल में ई एक्सियल क्या आई थी, ई एक्सियल वो आई थी 2kp ओवर एक्स क्यूब, और यह kp ओवर एक्स क्यूब, ये ई एक्सियल की बात कर रहा हूं मैं शॉर्ट डाइपोल में। तो क्या शॉर्ट डाइपोल में ई एक्सियल 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल होगी मैग्नीट्यूड वाइज? शॉर्ट डाइपोल में ई एक्सियल इज 2 टाइम्स दी ई इक्वेटोरियल। हां जी, अगर पॉइंट दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं, एक एक्सियल लाइन पर एक इक्वेटोरियल लाइन पर है, अगर पॉइंट दोनों इक्वल डिस्टेंस पर तो ई एक्सियल 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, देखो शॉर्ट डाइपोल में मैंने कहा था पॉइंट बाहर ही लिया जाओगा, तो ये ई एक्सियल माइनस ऑफ 2 ई इक्वेटोरियल भी लिख सकते हैं आप वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में ये माइनस करके भी लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट हैं। ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल की रेशो 2:1 आएगी। ई एक्सियल बाई 2 इक्वेटोरियल की रेशो मैग्नीट्यूड वाइज 2:1 आएगी। वेक्टर फॉर्म में लिखो तो -2 इक्वेटोरियल लिख दो। चीज समझ में आ रही होंगी मेरे ख्याल से। तो डेरिवेशंस आसान है, इंपॉर्टेंट है, खुद करके देख लेना एक बार तो चीजें समझ में आ जाएंगी। अब जो मेन बातें आपको ध्यान रखनी है, तो ये ध्यान रखना है, देखो आम रूटीन में जब तक ना बोला जाए एक्सियल लाइन पे पॉइंट हो चाहे इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट हो, तो पॉइंट आपने लेना डाइपोल के बाहर, जब तक ना बोला जाए। तो उसमें दूसरी बात ये ध्यान देनी है, अगर एक्सियल लाइन पे पॉइंट हो गया तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड पी की डायरेक्शन में होगी, इक्वेटोरियल पर होगा तो वहां डायरेक्शन पी के अपोजिट होगी। तो ये ध्यान देना भाई कि ये जो मैं बातें बता रहा हूं ना डायरेक्शन वगैरह की, वैल्यूज की, ये डाइपोल जब तक हम पढ़ते रहेंगे ना, अगले कल का लेक्चर भी डाइपोल पर भी होगा, हो सकता है परसों का लेक्चर भी डाइपोल पर हो, तो 2 दिन फिर ये दोनों जो डेरिवेशन आज मैंने करवाई हैं ये बार बार यूज होंगी, तो याद होंगी तो काम आसान हो जाता है। आप लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जर्नल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के कारण। अब ये जो दोनों मैंने रिजल्ट्स करवाए ना आपको, इन दोनों रिजल्ट्स का यूज होगा उसमें, इन दोनों रिजल्ट्स का यूज होगा, तो उसके बेस पर ये आर्टिकल होगा, कोई नई चीज नहीं। यही अगर आपको 2-3 पॉइंट मैंने बताए हैं डायरेक्शन का, मैग्नीट्यूड का, ये ध्यान है, आसान है बिल्कुल। इसमें मैं डाइपोल को ना पी से बनाऊंगा बस, और को ज्यादा नहीं। ये मान लो डाइपोल है और डाइपोल मोमेंट इसका पी इसका डाइपोल मोमेंट है, और ये सेंटर है इसका भाई, सेंटर यहां है भाइयों, और ये एक पॉइंट है यहां कोई आर डिस्टेंस पर, और ये एंगल थीटा है, मान लो ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट सी है। थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन है, ध्यान देना, समझ में तब आएगा। पिछले वाले रिजल्ट याद है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी मतलब कई बार ना बच्चे मिस ना कर जाएं कोई बात, इसलिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूं बात पर। तो बेटा ये डाइपोल शॉर्ट डाइपोल मान के चलना है, डायग्राम में बड़ा बना रखा, डायग्राम क्लियर करने के लिए, वैसे शॉर्ट मानना है। तो ये शॉर्ट डाइपोल है, ये पॉइंट है, आर डिस्टेंस है इसका सेंटर से, और थीटा यू एंगल बना दिया इसने पी के साथ। ये कह रहा है इस डाइपोल के कारण सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं। आप क्या करो, पहले ना पी को रिजोल्व कर लो। पी का एक तो कंपोनेंट इस आर के अलोंग ले लो, आर के अलोंग ले लो भाई पी का कंपोनेंट। मेरे ख्याल से तो आपको पता है ये कंपोनेंट पी कॉस थीटा आएगा, रिजोल्व करना सबको आता है। तो आर के अलोंग कंपोनेंट आएगा पी कॉस थीटा। एक ले लो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उसकी भी जरूरत पड़ेगी भाई अपन ने, तो मेरे हिसाब से तो वो पी साइन थीटा बनना चाहिए, आपको भी पता होगा। तो मैंने एक बार पी को रिजोल्व कर लिया। अब रिजोल्व करके फिर मैं क्या करूंगा, ये जो पी कॉस थीटा इसको एक डाइपोल मान लूंगा एक बार कैलकुलेशन करने के लिए, आंसर निकालने के लिए। एक बार इसको एक डाइपोल मान लूंगा, एक बार तो इस कंपोनेंट को डाइपोल के तौर पर ट्रीट करूंगा, एक बार इस कंपोनेंट को डाइपोल के तौर पर ट्रीट करूंगा, और दोनों की अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उनका वेक्टर सम कर दूंगा। भाई देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, तो वेक्टर सम तो करना पड़ेगा ना अपन है। तो मैं क्या करूंगा, इस पी को रिजोल्व कर रहा हूं, 2 डाइपोल के बराबर मान लिया, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के वेक्टर सम करना है, आंसर आ जाएगा। तो मैं पहले क्या करता हूं, ये जो पी कॉस थीटा है ना, इसको डाइपोल मान लेता हूं पी कॉस थीटा को, और इस पी कॉस थीटा के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं। तो बेटा बताओ क्या ये सी पॉइंट, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या ये सी पॉइंट इस पी कॉस थीटा की एक्सियल लाइन पर है? अगर मैं इसको डाइपोल बोल रहा हूं
अगर मैं पी cos थीटा को डाइपोल बोल रहा हूं तो क्या ये सी इसकी एक्सियल लाइन पर हुआ? तो अगर ये एक्सियल लाइन पर हुआ तो पी cos थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, मान लो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आई E1, तो मेरे हिसाब से तो वो E1 इधर होनी चाहिए। पी cos थीटा की इलेक्ट्रिक फील्ड पी cos थीटा की डायरेक्शन में होनी चाहिए, मैंने उसका नाम रख दिया E1। तो भाई E1 का मैग्नीट्यूड क्या लिखूं? E1 का मैग्नीट्यूड मेरे ख्याल से तो लिखना चाहिए 2k p cos थीटा ओवर r क्यूब। 2k p cos थीटा ओवर r क्यूब, समझ में आया भाई? मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था एक्सियल लाइन के एक्सियल लाइन शॉर्ट डाइपोल के ऊपर हो, एक्सियल लाइन का पॉइंट हो शॉर्ट डाइपोल का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी 2k p बाय x क्यूब। x की जगह r आ गया, p की जगह p cos थीटा आ गया, तो ये आ गई E1 p cos थीटा के कारण, इसके कारण आ गई। मेरे ख्याल से तो समझ में आनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन में आएगी, ये इसकी वैल्यू होगी। अब ये तो p cos थीटा के कारण, मैंने कहा था भाई मैं क्या करूंगा, इसको एक डाइपोल मानूंगा, एक इसको मानूंगा। अब बेटा मैं इसको डाइपोल मान लेता हूं, इसको अगर मैं इसको डाइपोल मानूं, ये p sin थीटा, ये पॉइंट इसका इक्वेटोरियल पॉइंट, p sin थीटा के कंपैरिजन में c पॉइंट होगा इक्वेटोरियल पॉइंट। अगर इक्वेटोरियल पॉइंट होगा तो इसके कारण, इस p sin थीटा के कारण जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो p sin थीटा के अपोजिट आएगी, p sin थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इसके अपोजिट आएगी। मैं p sin थीटा वाली को बोल रहा हूं E2। ये E2 इसके अपोजिट क्यों आई? ये E2 इसके अपोजिट इसलिए आई क्योंकि ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में इक्वेटोरियल पॉइंट है, और इक्वेटोरियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होती है, इसलिए मैंने लिखा इसको E2, अपोजिट दिखाया। और E2 की वैल्यू भाई मेरे ख्याल से तो KP sin थीटा बाय r क्यूब, इसमें KP sin थीटा आ जाएगा, डिस्टेंस इसमें r है और डाइपोल मोमेंट P sin थीटा है। चलो अब ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब ये देखो ये दोनों क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पर हैं? देखो भाई 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री पर है तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो यहां कहीं आना चाहिए। रिजल्टेंट इन पैरेललोग्राम लॉ से यहां आना चाहिए। मैं इस रिजल्टेंट को बोल रहा हूं E, रिजल्टेंट को क्या बोल रहा हूं E। तो E इनका रिजल्टेंट है, तो E क्या होगा? अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। क्लियर? तो बेटा मेरा काम है इन E1 E2 का रिजल्टेंट निकालना, बस और कुछ नहीं। देखो इतनी बात समझ में आ गई कि E1 की वैल्यू ये कैसे आई, डायरेक्शन कैसे आई, ये समझ में आना चाहिए। E2 की वैल्यू और डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए, पहले मैंने बता दी है, उसके बेस पर था यो। अब E1 E2 की वैल्यू करो, इसमें ध्यान से करो भाई। देखो रुक के बहुत मार लग रहा हूं, सांस सड़ लिए हैं, ध्यान रखियो कहीं तो हम करो ही नहीं इसके साथ साथ। तो E1 E2 की वैल्यू 2kp cos थीटा ओवर r क्यूब का स्क्वायर प्लस kp sin थीटा ओवर r क्यूब का स्क्वायर। अब ये चीज लिख दी, इसमें जो चीज कॉमन है वो कॉमन चीज बाहर निकाल दो, कॉमन चीज बाहर निकाल दो। कॉमन क्या क्या है? देखो kp बाय r क्यूब, kp बाय r क्यूब है, kp बाय r क्यूब इसमें भी है, kp बाय r क्यूब इसमें भी। एक बात और ध्यान दो, यहां स्क्वायर दोनों में है और अनरूट भी है, मैं इसको अनरूट से बाहर लिखूंगा, अनरूट से ही बाहर लिखूंगा मैं इसको। अगर मैं इसको अनरूट से बाहर लिखूं तो बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे? मेरे ख्याल से मुझे लिखना चाहिए भाई kp ओवर r क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बेटा इस लाइन के बाद ये लाइन समझ में आई? ध्यान दोबारा सुन लो, मैं बता देता हूं दोबारा क्या लिखा मैंने क्या किया बेटे, इन दोनों में से ना के क्यूब पी बाय आर क्यूब, के पी बाय आर क्यूब बाहर निकाल दी कॉमन लेके, और स्क्वायर भी है और अनरूट भी है, तो बाहर आओगे के पी बाय आर क्यूब ही। लेकिन देखो 2 cos थीटा तो 4 cos स्क्वायर थीटा हो गया, 4 cos स्क्वायर थीटा, यहां साइन स्क्वायर थीटा बच गया। क्लियर? तो अपने आप में एक तो ये आंसर है, ये भी अपने आप में एक आंसर है, ये अपने आप में मैंने कहा एक आंसर है, लेकिन इसको थोड़ा सा ना मॉडिफाई करके लिखा जाता है आमतौर पर। आपको जब ये डेरिवेशन करनी होगी तो थोड़े हल्का सा चेंज करके मिलेगा इसमें। वो चेंज क्या है? वो ये है के पी ओवर आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख देगा इसमें वो। मतलब ये जो 4 cos स्क्वायर थीटा है इसको तोड़ लेगा, इसको लिखा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया 1। तो ये आ गया E इज इक्वल टू के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। और ये आमतौर पर रिजल्ट आपको मिलता है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जर्नल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जर्नल पॉइंट। कारण कुछ नहीं, बस लिख दिया जाता है, तोड़ के लिख दिया।
आगे मॉडिफाई करना था इसलिए